Hello friends, my name is Anshul and you are watching our channel The Inside Coder. So let's start. तो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस करे पहले 5 क्वेश्चंस जो हमारे पास इस बार एमसीक्यू में एग्जाम में आए थे, जो एग्जाम आज ही कंडक्ट हुआ था मॉर्निंग सेशन में। तो आगे के 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलते हैं और समझते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से पक्के करने हैं अगर आप कल के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। सो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने बहुत मेहनत करी है इनको टाइप करने में कि बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स रहें, ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत सोचकर आपको गलत बता दूं, बिकॉज हमारे चैनल पर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो क्वालिटी कंटेंट इन द सिंप्लीफाइड वे। ओके, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते बातों में, कम टू द पॉइंट। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, क्लास बनानी है ट्रेनी नाम की, जिसमें एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया। कैसे पता लगा, 2 अंडरस्कोर लगा रखे, उससे मैंने पता लगाया कि एक प्राइवेट वेरिएबल है जिसका नाम है काउंटर, जिसकी वैल्यू है 298। फिर एक लिस्ट बनाई है जिसका नाम है सेक्शंस। ये कंस्ट्रक्टर है, अगर आपने उप्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उप्स की वीडियोस देख लेना, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा सारी वीडियोस देखने में, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड आई एम श्योर कल के क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें एम्प नेम में क्या डाला, नीचे से एक नेम प्रोवाइड करे, जैसे इसका नेम जैक है, इसका नेम रॉबिन है, ये नेम इसमें आया, ये इन्होंने डाला है इस ऑब्जेक्ट के नेम में। सिमिलरली एक इन्होंने जो काउंटर बनाया था यहाँ पर, उसको कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि एक स्टैटिक वेरिएबल था, इसको इन्होंने एक्सेस करा हुआ है क्लास के नाम से। अगर ये आपको टर्म्स लग रही है, ये क्या टर्म है, स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, ये क्या कुछ चल रहा है, दैट मींस आपने उप्स नहीं पढ़ी है पाइथन की। मैं आपको रिकमेंड करूंगी, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, 2x पे देख लेना, आपको आधे घंटे में सारी उप्स समझ आ जाएगी। उसके बाद आपको ये सारी टर्म्स बहुत आसानी से समझ आने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने क्या करा, इस काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं जैसे जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट ना होगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ना आने से आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। नेक्स्ट इन्होंने क्या करा, एक वेरिएबल, एक और इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है जो है एम्प आईडी। उसमें इन्होंने क्या करा, जो भी ये अपडेटेड वैल्यू आई थी ना आपके इस काउंटर की, जो यहाँ पर 298 से इंक्रीमेंट होकर 299 हो गया था, वो वैल्यू इन्होंने एम्प आईडी में प्रोवाइड करते जा रहे हैं। फिर एक स्टैटिक मेथड बनाया है। स्टैटिक मेथड बनाने के लिए इन्होंने उसका नाम रखा है क्रिएट क्लासरूम, और इसके अंदर इन्होंने क्या करा, क्योंकि ये हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल था तो इसलिए इन्होंने क्लास के नेम से इसको कॉल करा, इसके अंदर कुछ अपेंड करें। क्या अपेंड करें, इन्होंने इसके अंदर अपेंड करे ट्रेनी अंडरस्कोर काउंटर डिवाइड बाय 200। ओके, अब मतलब इसके अंदर हम ये वैल्यू को अपेंड करने वाले हैं। इसके अलावा एक और फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम है चेक सेक्शन। इसके अंदर इन्होंने कंडीशन चेक करी कि अगर ये जो काउंटर हमने इंक्रीमेंट करा था, अगर ये काउंटर डबल डिवाइड बाई 200, मतलब 200 से डिवाइड करना और उसको सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना, अगर वो इस सेक्शन वाली लिस्ट के से लेंथ के लेस है तो हमें क्या करना है, रिटर्न करा देना है इसके सेक्शन का ये इंडेक्स वाला एलिमेंट। एल्स आपको ये वाला काम करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं ड्राइवर कोड से। 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, पहला ऑब्जेक्ट बनाया, उसके नेम में क्या चला गया, नीचे से चला गया जैक। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया, काउंटर ऑटोमेटिकली हमारे पास इंक्रीमेंट हो गया, ये होगी वैल्यू 29। अगला इन्होंने क्या करा है, जो 299 वैल्यू आई है इन्होंने डाल दिया एम्प आईडी में। तो अगर आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखाऊं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने कितना अभी तक ये काम हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। इन्होंने क्या कहा कि इसका एक नाम था जैक, और इसकी आईडी कितनी आ गई 299 जो इंक्रीमेंट हुई थी। सिमिलरली जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी अपनी मेमोरी थी, उसका नाम क्या आया रॉबिन, और उसकी आईडी ये 299 से इंक्रीमेंट होकर क्या हो गई अब 300, तो इसकी आईडी आ चुकी है हमारे पास 300। और काउंटर क्योंकि एक स्टैटिक वेरिएबल है तो ये कॉमन मेमोरी रहती है, तो इसकी वैल्यू अभी तक फिलहाल हमारे पास कितनी पड़ी है, 300 पड़ी। थोड़ा सा आगे देखते हैं। फिर इन्होंने क्या करा, इसका नाम कॉल करा है पहले ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, जैक। तो पहला हमारे पास ऑप्शन में क्या आने वाला है, जैक। फिर एक मैसेज है इस एलोकेटेड क्लासरूम। उसके बाद इन्होंने क्या करा हुआ है, इस फंक्शन को कॉल करा है जिसका नाम है चेक सेक्शन, मतलब इन्होंने इस वाले फंक्शन को कॉल करा है, इससे इन्होंने कुछ काम करा ही नहीं फिलहाल। चलिए सेम यही काम दूसरे के लिए करा है। दूसरे का नाम क्या था, रॉबिन। फिर एक मैसेज इज एलोकेटेड क्लासरूम, फिर उसके बाद यहाँ से फिर से कुछ कॉल करें। अब जो कॉल करे इससे 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, वरना और दोनों तो इन्होंने फिलहाल एरर में ही बताए हुए। थोड़ा सा समझते हैं क्या चल रहा है। देखो इन्होंने क्या कहा हुआ है कि सबसे पहले कोड देखते हैं कि हमने देखेंगे कि जो काउंटर की वैल्यू कितनी थी इंक्रीमेंट होकर 300, कि 300 को 200 से डिवाइड करेंगे, 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, उसका सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1।
इफ 1 इज लेस देन लेंथ ऑफ ट्रेनी सेक्शन, ये क्या था, इसकी लेंथ कितनी थी 4, क्या 1 4 से लेस है, हाँ, द कंडीशन इज ट्रू। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कंडीशन ट्रू है तो हम क्या कराएंगे, रिटर्न कराएंगे ट्रेनी सेक्शंस का MID डिवाइड बाई 200 माइनस 1। तो MID कितना था, पहले वाले का था 299, उसको हमने 200 से डिवाइड करा तो उसकी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो हमें सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है तो हमारे पास आ गया 1। फिर यहाँ पे क्या था, फिर से -1, तो 1 - 1 इज 0। अब आपको क्या करना है, जीरोथ इंडेक्स, क्यों, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो आपको क्या करना है, जीरोथ इंडेक्स वाला एलिमेंट को यहाँ से रिटर्न करा देना इस सेक्शंस वाले लिस्ट से। सिंपल, इस लिस्ट में जीरोथ इंडेक्स पे क्या है हमारे पास 1, तो हम यहाँ से क्या रिटर्न करा देंगे 1। तो पहले वाला जैक इज एलोकेटेड क्लासरूम के आगे हमने लगा दिया यहाँ पर 1, क्योंकि 1 रिटर्न होके यहाँ पर आया था। दूसरे के लिए समझते हैं, दूसरे वाले में जब ये कंडीशन चलेगी तो उसका काउंटर कितना था, उस केस में हमारे पास काउंटर था 300। 300 डिवाइड बाई 200 मतलब हमारे पास 1 आया। 1 लेस देन, लेंथ कितनी थी 4, 1 लेस देन 4, अगेन द कंडीशन इज ट्रू। जैसी कंडीशन ट्रू हुई तो क्या रिटर्न करना है, सेल्फ डॉट MID। पिछले वाली की MID 299 थी बट इसकी MID कितनी थी 300। फिर से 300 डिवाइड बाई 2 मतलब 1 -1 इज इक्वल टू 0। मतलब इस केस में भी इस लिस्ट का हमें जीरोथ इंडेक्स को रिटर्न कराना है जो है फिर से 1। इसी वजह से इसका आंसर क्या था, दोनों केसेस में 1। अगर आप देखना चाहते हैं, ये सॉरी मैंने पहले, मेरे को लगा कि अपेंड कराने है, मेरे को ध्यान नहीं रहा कि उसमें से फेच करने, तो ये चीज वही बता रखी है। हमने कंडीशन चेक करी, कंडीशन चेक करके 0 आया तो इसका जीरोथ इंडेक्स कितना था 1। सिमिलरली इसका भी जीरोथ इंडेक्स कितना है हमारे पास 1। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी था बट करने लायक था, ऐसा नहीं था कि नहीं करने लायक है। आई एम रियली वेरी सॉरी, इसमें एनिमेशंस रह गई हैं बट स्टिल इसको देखते हैं आगे। ओके इसमें ना हमें ये क्वेश्चन गिवन था कि हमें ना लीस्ट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालने हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एफर्ट्स कर ही देती हूँ, यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। हम अपना क्वेश्चन देखते हैं पहले। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ना लीस्ट नंबर ऑफ कोलिजन्स फाइंड करनी है कि किसमें। मैं बता देती हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्वेश्चंस ऑलरेडी देख रखे हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ये लास्ट ईयर भी आया था, इस बार भी आया, बस डिफरेंस इतना न्यूमेरिक वैल्यूज चेंज हुई है, क्या पता किसी और पार्ट में ये सेम वैल्यूज भी आई हो। तो चलो ज्यादा नहीं टाइम लगाते इस बातों पर, कम टू द पॉइंट। पॉइंट क्या कहता है कि आपको क्या फाइंड करना है कि हमारे पास क्या है, हैशिंग। ये डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है जिसको हम बोलते हैं हैशिंग। तो इसके अंदर आपके पास क्या लिखा है कि लीस्ट नंबर ऑफ कोलिजन बतानी। अब आप सोचोगे हमने हैशिंग नहीं पढ़ी, हमें नहीं पता कि कोलिजन्स क्या होती है। जब मैंने अपना एग्जाम दिया था ना इनपीटीक्यू, मुझे भी नहीं पता था, मेरे को बेसिक पता था हैशिंग क्या होता है, ये कोलिजन क्या होता है, कुछ नहीं पता था। मेरे पास ये कुछ नंबर्स हैं, कुछ इन्होंने यहाँ पर कुछ एक मैथमेटिकल फंक्शन दे रखा है कि h ऑफ की क्या है, ये है कीज एक एक वैल्यू। इसको क्या करना है, की मॉड्यूलस 10। मॉड का क्या मतलब होता है, रिमाइंडर फाइंड करना। अब थोड़ा सा अपने सॉल्यूशन पे चलते हैं, वहां से थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा आपको। या तो पहला वाला पार्ट समझते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है कि हमने केस 1 कंसीडर करा, अपना फर्स्ट पॉइंट जो क्या कहता है h ऑफ की, जिसकी वैल्यू हमने क्या दी, की परसेंट 10। ये ऑप्शन नहीं था पहला मेरे पास, तो हमने क्या करा, एक एक करके ये सारे न्यूमेरिक वैल्यूज को पिक कर सॉरी तो हमने सारी वैल्यूज को पिक करा। तो सबसे पहली वैल्यू तो 48, फिर 98, फिर 34, 25, 18। हमने क्या करा, इसको एक एक करके मॉड 10 करा, मतलब इसका रिमाइंडर फाइंड करा 10 से, हर एक वैल्यू का 10 से रिमाइंडर फाइंड करा। तो ये मेरे पास डिफरेंट रिमाइंडर्स आ गए थे। जैसे ये रिमाइंडर्स आए, मैंने देखा कौन सा रिमाइंडर कोलाइड कर रहा है, मतलब सेम वैल्यू है 8, 8 और 8, मतलब इसमें 3 नंबर्स कोलाइड कर रहे हैं। कौन से नंबर से, वो 48 कोलाइड कर रहे हैं, 98 कोलाइड कर रहे हैं और 18 कोलाइड कर रहे हैं। दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस हमारे पास था केस 2, जिसमें था मोड 9। सेम क्वेश्चन था, बस मोड 9 था। अब मैंने क्या करा, इन सबका रिमाइंडर निकाला 9 से, तो ये मेरे पास रिमाइंडर्स आ गए। तो इस केस में 2 नंबर्स कोलाइड कर रहे थे, जो नंबर्स कौन से थे, 34 और 25, क्योंकि इन दोनों का रिमाइंडर सेम आया था जो था 7। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 2 कोलिजन्स है, इसमें 3 कोलिजन्स है। अगला केस समझते हैं। अगला केस क्या कहता है कि इसको मोड 3 करो। मोड 3 करने पे मेरे पास 4 कोलिजन्स आए थे। 0 और 0 कोलाइड कर रहा था, मतलब 48 और 18 कोलाइड कर रहा था, और 34 और 25 कोलाइड कर रहा था। कुल मिलाकर 4 नंबर्स कोलाइड कर रहे थे। अगला केस समझते हैं। अगला केस था मोड 8। मोड 8 में मेरे पास फिर से 3 कोलिजन्स आ रही थी 2 के।
तो मैंने देखा इसमें 3 कोलिशंस है, इसमें 2 है, इसमें 4 है और इसमें 3। हमें कौन सी निकालनी थी? लीस्ट नंबर ऑफ कोलिशंस, दैट मींस आंसर इज केस नंबर 2, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 कोलिशंस थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, फिर से हमारे पास एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आती हूँ, डेफिनेटली इस तरह के 1 या 2 क्वेश्चन आपके पास कल के सेशन में भी आने वाले हैं, आई कैन गारंटी दैट। कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या है ये कॉन्सेप्ट। हमारे पास आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग से। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमारे पास 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले एक ट्राई ब्लॉक, C++ में होता था ट्राई के कॉरेस्पॉन्डिंग है कैच। कैच को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेप्ट से। वहां पर ट्राई के अंदर हम लिखा करते थे यहाँ पर थ्रो, यहाँ पे थ्रो की जगह हम टर्म यूज करने वाले हैं रेज। ओके, तो काम क्या है, ट्राई के अंदर कोई भी रन टाइम एरर आया तो हम क्या कर देते हैं, एक्सेप्शन को थ्रो कर देते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो। जो एक्सेप्शन हमने थ्रो करा वो उस एक्सेप्ट ब्लॉक पर जाएगा। ट्राई ब्लॉक की कंपल्शन है एक ही होना चाहिए, एक्सेप्ट ब्लॉक हमारे पास मल्टीपल भी हो सकते हैं। बट एक कॉन्सेप्ट आता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनली। ये फाइनली क्या है और क्यों है, ठीक है। तो फाइनली का सिंपल सा लॉजिक है कि फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है जो चलेगा ही चलेगा। और कब चलेगा? सबसे एंड में चलेगा। जब ये सारे खत्म हो जाएंगे उसके सबसे एंड में फाइनली हमेशा और हमेशा एट एनी कॉस्ट चलने ही वाला है। क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसको फिर डिबग करके बताती हूँ मैं आपको कोड में। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक ट्राई ब्लॉक है, उसके अंदर हमने कुछ रन टाइम एक्सेप्शन लिया। एक काम करते हैं, हमारा कोड हमेशा ड्राइवर कोड से स्टार्ट होता है, तो ड्राइवर कोड से देखते हैं। एक वैल्यू ली जिसकी वैल्यू 10 है, ट्राई ब्लॉक लगाया, एक फंक्शन कॉल करा जिसका नाम फंक्शन है, वो फंक्शन ये रहा। इस फंक्शन में 4 एलिमेंट्स हैं, इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, इसका इंडेक्स है 3। मतलब कितने इंडेक्स तक चल रहे हैं? 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है। हमने क्या करा, वैल्यू को डिवाइड कर दिया 0 से। वैल्यू में क्या था? 10। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। और हमारे कंप्यूटर को नहीं पता इन्फिनिटी क्या है, मतलब रन टाइम एरर आ गया। अब क्योंकि रन टाइम एरर आया तो एक्सेप्शन कहीं पर जानी चाहिए। तो रन टाइम एरर को कौन एक्सेप्शन हैंडल कर रही है? ये एक्सेप्ट वाली, जिसमें क्या लिखा हुआ है? 0 डिवीजन एरर। ऑलराइट, तो डिवीजन एरर की वजह से इसने यहाँ पर क्या करा, डिवाइड बाय 0 एरर यहाँ पे देगा, जो हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, फाइनली चलना ही चलना था, तो फाइनली भी चल गया। बट एक जो चीज मैं आपको मिस कर गई वो मैं ये थी, बताते बताते कहीं और चले गए हम। जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये फंक्शन से हमारे जो क्या कहते हैं उसको, हमारा जो कर्सर था एक तरह से वो मूव करके चला गया है यहाँ पर। ये वाली लिस्ट की वैल्यू आई है सैंपल लिस्ट में। इसके इंडेक्स कहां से कहां तक चल रहा था? 0 से लेकर 3 तक। बट यहाँ पर किस इंडेक्स को एक्सेस करे? 4। जब 4 ही एलिमेंट्स है तो 5वें एलिमेंट को कैसे एक्सेस करोगे आप? मतलब एरर आ गया। क्योंकि यहाँ पर एरर आ गया तो एरर आने की वजह से इसने प्रिंट डेटा नहीं कराया। इसने क्या करा, सीधा जहां पर एरर है उस एरर पे पहुंच गया। एरर कौन सा था? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो ये इंडेक्स एरर इनबिल्ट एरर्स है यहाँ पर हमारे पास। तो इसने क्या करा, यहाँ पर ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज प्रिंट करा दिया। क्योंकि एक एक्सेप्ट ब्लॉक चलना था तो ये वाला चल गया, तो ये वाला नहीं चलना चाहिए था। बट मैंने क्या बताया, फाइनली तो चलते ही चलते, इस वजह से ये वाला भी चला। तो ये इसके आउटपुट, एक काम करते हैं मैं आपको डिबग करके बताती हूँ। आई होप आपको ये थोड़ा बेटर वे में क्लियर होगा। ये हमारे पास है 3.py। मैंने ऑलरेडी ना 2 चेक पॉइंट्स लगा रखे हैं, एक यहाँ पर लगाया, एक इस ट्राई ब्लॉक पर लगाया। इसको डिबग पे जाती हूँ मैं। अभी हमारा सबसे पहले कहाँ से चलेगा, लाइन नंबर 12 से, क्योंकि हमारे पास ड्राइवर कोड है। ट्राई में गए, इस फंक्शन में गए, इस फंक्शन में यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गए। इस लिस्ट के अंदर कौन सी लिस्ट आई? 5 6 1 2। इस लिस्ट में 4 एलिमेंट से, बट हम एक्सेस करना चाह रहे हैं 5वें एलिमेंट, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब एरर आ गया तो इसको एरर पे यहाँ पर चले जाना चाहिए। तो जैसे मैं नेक्स्ट टाइम करूंगी तो ये यहाँ पर पहुंच गया, इसने प्रिंट कराया। तो पहला प्रिंट क्या हुआ, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। नेक्स्ट अगला एक्सेप्ट ब्लॉक तो नहीं चलना चाहिए था, बट फाइनली क्या था, तो चलता ही चलता है। तो फिर उसके बाद चला फाइनली। तो पहली लाइन ये आई, दूसरी चला फाइनली फिनिश्ड फंक्शन। फिर उसके बाद अब हम, ये वाली लाइन तो खत्म हो गई हमारी, अब हम यहाँ पर आने चाहिए। तो हमारा कर्सर कहाँ पर आ गया, ये वापस आया। और नेक्स्ट लाइन, अब ये 10 डिवाइड बाय 0, अगेन इट इज अ रन टाइम एरर। तो इसके लिए हमारे पास इस वाले एक्सेप्ट ब्लॉक पर गया। इस एक्सेप्ट ब्लॉक में अब नेक्स्ट प्रिंट कराएगा डिवाइड बाय 0 एरर। और फाइनली तो चलना ही चलना था, तो इसके बाद ये चला गया फाइनली पर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस कोड। ओके, अगला
समझते हैं। बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है रिकर्जन का, और रिकर्जन का लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आप चाहते हैं ना कि एक एक टॉपिक पे बता दूं कि फाइनली पे लास्ट ईयर क्या 2 क्वेश्चन आए थे, इस बार क्या 2 क्वेश्चन आए हैं, ऐसे ही रिकर्जन पे लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन आया था, इस बार भी एक क्वेश्चन आया, तो क्या और कितने कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चन आने हैं, कि अगर हम बात करें कि स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट, इस पे कितने कितने आएंगे एक एग्जाम में, ऐसे ही रिकर्जन पे कितना क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको एग्जैक्ट डिवीजन बताऊंगी और आप उसके भी यहाँ पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जो ज्यादा नंबर क्या आ रहे हैं उसको थोड़ा ज्यादा करो। उसमें से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इजी हैं जो आपने कभी भी अगर कोडिंग नहीं करी, कुछ नहीं आता, तब भी पढ़ना चाहो एक रात पहले भी क्लियर कर सकते हो। तो सारी स्ट्रैटेजी उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, फिलहाल ये क्वेश्चन समझते हैं रिकर्जन का। रिकर्जन क्या होता है? व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। फिलहाल आपने आंसर तो देख लिया होगा, इसका आंसर 40 आने वाले, बट स्टिल लेट्स सी। सॉरी, ऑलराइट, चलते हैं अपने पे एग्जाम क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहता है कि प्रिंट के अंदर एक फंक्शन 1 कॉल करा हुआ है जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। फंक्शन 1 कॉल करा तो हम यहाँ पर पहुंच गए। अगर फंक्शंस में कुछ भी डाउट है, ऊप्स की प्लेलिस्ट में सबसे पहली वीडियो ही फंक्शंस है जिसको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो आपको समझ आएगा कि 24 हमारे पास गया इस var1 में और ये 2 गया हमारे पास var2 में। मतलब कुल मिला के मैं ये बोल सकती हूँ var1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 24 और var2 की वैल्यू कितनी है 2। फिर एक काउंटर बनाया जिसकी वैल्यू है 0। कंडीशन लगाई इफ, क्या var1 0 है? नहीं, var1 तो 24 था। फिर उसके बाद नहीं है तो ये वाला ब्लॉक तो नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक करी, क्या var1 mod 2, आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब इसकी वैल्यू 0 है या नॉन 0 है। तो var1 कितना था? var1 था 24। 24 mod 2 मतलब एग्जैक्टली रिमाइंडर 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे 0 आ गया। तो कभी भी इफ में अगर 0 या फॉल्स आता है मतलब वो वाली इफ कंडीशन नहीं चलती, वो फॉल्स हो गई। मतलब चलना कौन सा था? एल्स, क्योंकि इफ भी नहीं चला, एल्स भी, एलिफ भी नहीं चला, तो एल्स चलना था। इन्होंने कहा इस काउंटर को 0 से इंक्रीमेंट करके कर दो 2, और फिर उसके बाद रिटर्न क्या करना है? काउंटर प्लस इसी फंक्शन को कॉल कर लिया। जब फंक्शन अपने आप को कॉल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिकर्जन। फिर माइनस करना था var2। एक काम करते हैं, मैंने इसका पूरी डिबग करके बनाया है अपने एंड पर, उसको देखते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा आपको क्लियर होगा। इतने बात को इग्नोर कर दीजिए। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था, सबसे पहले वेरिएबल 1 में कितनी वैल्यू आई 24, वेरिएबल 2 में आई 2। इसको यहाँ से अभी भूल जाओ, यहाँ पर बताऊंगी। सबसे पहले काउंटर की वैल्यू कितनी थी? 0। पहली कंडीशन कह रही थी क्या var1 0 है? नहीं है। एलिफ भी नहीं चली थी, मैंने आपको बताया था फॉल्स रिटर्न करा था, मतलब चलना कौन सा था? एल्स। एल्स में सबसे पहली स्टेटमेंट थी कि काउंटर को हमने इंक्रीमेंट करके कर दिया 2। नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं हमारे पास कि उसके बाद आपको क्या करना था? var1 नहीं सॉरी काउंटर प्लस इस फंक्शन में हमें क्या क्या पास करना था? एक तो var1 को 2 से डिवाइड करना था। var1 था कितना? var1 हमारे पास था 24। इस 24 को 2 से डिवाइड करा तो कितना गया? 12। फिर इस जो var2 था ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना था, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर इस रिकर्जन में कैसे कॉल हुआ? पहली वैल्यू डिवाइड हो गई थी 2 से, अगली वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई थी, और यहाँ पर माइनस में लिखा हुआ था var2। तो काउंटर प्लस ये फंक्शन जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट से माइनस var2, ये हमारे पास कोड था। तो हमारे पास ऐसे चल गया। अब जब इस फंक्शन ने खुद को कॉल करा, अब हम कैलकुलेट कैसे करें? तो हम क्या करते हैं, एक एक वैल्यू को स्टैक में डालते हैं रिवर्स ऑर्डर में। कैसे? सबसे पहले 2 था, 2 प्लस फंक्शन को मैंने अभी फिलहाल f से रिप्रेजेंट कर दिया। आगे क्या था? -2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -2। अगला समझते हैं। अगले में भी इफ गलत हुआ क्योंकि var1 हमारे पास 0 नहीं था। एलिफ भी गलत हो गया, फिर से हमारे पास क्या चला? एल्स। काउंटर की वैल्यू हमने 2 हुई। क्यों 2 हुई? पहले मैं यहाँ पे 4 कर दिया था, क्यों नहीं 4 हुई? क्योंकि काउंटर को हर बार हम क्या कर रहे हैं? प्रोग्राम के अंदर सेट कर रहे हैं 0। इस वजह से हमारे पास क्या हुआ? काउंटर प्लस फंक्शन, इसके अंदर जो var1 में 12 आया था, यहाँ से ये 12 का हाफ गया मतलब 6, और इस 4 को मल्टीप्लाई करना था 2 से, मतलब यहाँ पर कितना गया? 8। तो कुल मिलाकर अगर आप समझ पा रहे हो, पहली वैल्यू हाफ हो गई, दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 2 हो गई, फिर माइनस var2 था। अब जो वैल्यू आई 2 प्लस f माइनस 4, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। अगला समझते, फिर से काउंटर 0 हुआ, इफ गलत हुआ, एलिफ गलत हुआ, फिर से एल्स चला, काउंटर 0 से 2 हुआ, काउंटर प्लस फंक्शन 6 का हाफ 3 हो गया, 8 का मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया? 16। फिर माइनस क्या था? var2 मतलब 8। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी। यही काम हम रिपीट करते रहे, बट 4th स्टेप में क्या होगा? हमारे पास एलिफ ट्रू हो गया, बिकॉज 3 mod 2 जो var1 की वैल्यू थी 3, ये 3 mod 2 हमारे पास क्या था? इट इज नॉट इक्वल्स टू 0।
बिकॉज 3 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता है। तो हमारे पास यहाँ पर एलिफ चल गया था। एलिफ में काउंटर को कुछ इंक्रीमेंट नहीं करना था, फंक्शन 1 वैसे ही था, पहली वैल्यू हाफ हुई, दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 2 हुई और यहाँ पर वैल्यू को ऐड करना था। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी। सेम काम 5th स्टेप में रिपीट करा, यहाँ तक चला। अब पता क्या था, रिकर्जन में ना 2 चीजें होती है, एक तो क्या काम करना है और दूसरा हमारे पास होता है कि बेस कंडीशन क्या है। तो बेस कंडीशन यहाँ पर क्या थी, कब तक चलना था, जब तक हमारे पास var1 0 ना हो जाए। तो अगर इस केस में आपने ध्यान दिया तो 1 डिवाइड बाई 0 हमारे पास 0 हो गया था। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इन्होंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया 0। तो अभी जो हम स्टैक बना रहे थे ना, ये वाला स्टैक, अब इस स्टैक में कैसे काम कर रहे हैं। इस स्टैक में हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले आया था 0, फिर था प्लस f, इस f की वैल्यू हम फर्स्ट वैल्यू क्या प्रोवाइड करेंगे 0, फिर प्लस में था 32, तो ये मेरे पास आ गई पहली वैल्यू। फिर ये वाली वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी इस f के अंदर, तो 0 प्लस जो ये f था मेरे पास प्लस 16, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस 16। अब ये वाली वैल्यू डाल दी इस f में, तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या 0 प्लस 0 प्लस 32 प्लस 16 था, यहाँ से कितना आया 2 माइनस 8 कितना होता है -6। फिर उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पर डाल दी, तो ये सारी वैल्यू पहले एज इट इज लिखी। फिर उसके बाद 2 माइनस 4 कितना था -2, फिर ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख दी। फिर उसके बाद 2 माइनस 2 कितना था 0, तो ये लास्ट वैल्यू को कंप्यूट करो तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 40। तो इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन था, बस आपको ट्रेस करना आना चाहिए कि रिकर्जन कैसी है और ये स्टैक बनाना आना चाहिए। इस स्टैक के साथ में अगर आपने थोड़ा सा एरोस देखा हो तो ये क्या बता रहे हैं कि अगर मेरा स्टैक इस डायरेक्शन में बना था तो उसको सॉल्व हम हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं, क्योंकि स्टैक काम ही इस पे करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो वैसे अब मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपने रिकर्जन वाले कॉन्सेप्ट में आप अच्छे से कभी काम नहीं कर रहा तो इन क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज इस पे आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, इस वजह से आपका और सेक्शंस और क्वेश्चंस के लिए टाइम कम रह जाएगा। तभी करें अगर आपने थोड़ा सा रिकर्जन पे अच्छा काम किया हुआ है। अगला क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस है। तो बाइनरी सर्च तो स्किप करके जाना ही नहीं, क्योंकि बाइनरी सर्च पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दिस इज अ एज श्योर एज डेथ ASAD क्वेश्चन है। ये बाइनरी सर्च पढ़ना है तो नीचे आपको सर्चिंग एंड सॉर्टिंग नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें 3rd वीडियो बाइनरी सर्च की, वो वीडियो जरूर देखें। पहले इन्होंने बाइनरी सर्च का खुद से लॉजिक बनाया हुआ है, हमें कुछ नहीं करना, सारा काम खुद से करा हुआ है। फिर कहते हैं कि ये बाइनरी सर्च में ये एक एलिमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स है, बताना है कि 17 एक नंबर को सर्च करना है कि तो कितनी आइट्रेशंस लगेंगी। आइट्रेशन का मतलब होता है कितनी बार लूप चलेगा, वो आपको बताना है। ऑलराइट, तो देखो सबसे पहले मैंने इसको एक लिस्ट के तौर पे बना लिया जो हमारे पास नंबर्स गिवन थे। बाइनरी सर्च कैसे काम करते हैं, सबसे पहले मिड फाइंड करता है। मिड कैसे फाइंड करते हैं, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2। तो हमने क्या करा 0 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 करा, तो ये 2.5 आना था, इसका सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लेते हैं, इसलिए मेरे पास आ गया 2। सिंपल। फिर हमने चेक करा ये 7, क्या ये 7 17 के बराबर है, नहीं है। फिर हमने चेक करा छोटा है या बड़ा है, तो 17 इससे बड़ा था। क्योंकि 17 इससे बड़ा था तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी राइट सब लिस्ट में चेक करेंगे, इसको हम रिजेक्ट या फिर इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास कितनी बची लिस्ट 9, 15 और 20। फिर से वही काम करना था, मिड निकाला, 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 मतलब 4, तो 15 मेरे पास क्या आ गया, हमारे पास मिडल एलिमेंट। फिर हमने चेक करा कि जो ये मेरे पास मिडिल एलिमेंट आया है ये 17 के बराबर है, नहीं है, छोटा है या बड़ा है, तो 17 हमारे पास यहाँ पर 15 आना चाहिए था, यहाँ पर 17 अब हमारे पास 15 से बड़ा है, तो हमने इसको सिर्फ राइट सब लिस्ट ली, मतलब सिर्फ 20 लिया। अब इस 20 को हमने क्या करा, डिवाइड बाई 5 करा, सॉरी इसका इंडेक्स कितना था 5। फिर से हमने इसका मिड फाइंड करा, तो एक ही एलिमेंट था, तो लोअर बाउंड भी 5 है, अपर बाउंड भी 5 है। फिर उसके बाद डिवाइड बाई 2 मतलब 5 ही बना। तो हमने देखा कि ये एलिमेंट भी नहीं है, मतलब 17 एलिमेंट इस लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सारे एलिमेंट्स को चेक कर लिया, कितने पासेस लगे, पहला पास लगा था सारी लिस्ट के लिए, दूसरा पास लगा था फर्स्ट राइट सब लिस्ट के लिए, तीसरा पास लगा था उसके भी राइट सब लिस्ट के लिए। मतलब इसका आंसर क्या है 3, फर्स्ट ऑप्शन, कि हमारे पास 3 आइट्रेशन 3 पासेस चलेंगे हमारे लूप के, इसको 17 को फाइंड करने के लिए कि वो इस लिस्ट में है या नहीं। तो आंसर क्या आ जाता है, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। वेल दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगर कुछ भी डाउट है, कहीं पर कुछ भी समझ नहीं आता है, स्ट्रैटेजी समझना चाहते हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।